डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ। गैस लॉज में फर्स्ट नंबर पर आपने बॉयज़ लॉ पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया था, जिसमें आपको बताया गया था कि अगर गैसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो सेकंड नंबर पर हमें समझना है चार्ल्स लॉ, और आपको ये भी देखना है कि ये बॉयज़ लॉ से कैसे डिफरेंट है। जैसे बॉयज़ लॉ में मैंने आपको बताया था कि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसमें आपको याद रखना है कि प्रेशर कांस्टेंट है। अगर आप इस तरह से किसी वेसल में गैस लेते हैं और उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर जितना भी लगा है वो हमें कांस्टेंट रखना है, और इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट देखा जाएगा वॉल्यूम पर क्या हो रहा है। तो इसको सिंपलीफाई आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम भी जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा है तो वॉल्यूम इंक्रीज इसलिए हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करते ही गैस जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो इस लॉ की जो सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है वो तो यही है। ये हम बाद में आपको नोट कराएंगे कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ये केल्विन वाला टेम्परेचर है, तो ये बाद में आपको नोट करना है। अभी आपको ये समझना है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम जो इंक्रीज़ होगा तो वो किस हद तक होगा। अभी यहाँ पे आपको ये नोट करना है कि अगर हम सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम पहले में कितना ऐड हो जाएगा, मीन्स कि कितना इंक्रीज़ होगा। तो ये चार्ल्स लॉ में आपको नोट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जितना 0 डिग्री पर, अगर हम 0 डिग्री पर गैस का कोई वॉल्यूम ले लेते हैं, जितना भी वो है, सपोज वॉल्यूम 0 डिग्री पर इतना है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कितना वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वो आपको नोट करना है कि जितना ये है उतने में इतना इंक्रीज़ हो जाएगा, इसका 1/273 पार्ट। तो ये 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम इतना इंक्रीज़ हो जाता है, जितना पहले से था उसमें इतना ऐड हो जाता है। अगर आप T डिग्री सेल्सियस मीन्स 2, 3, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उतने टेम्परेचर से ये फैक्टर जो है मल्टीप्लाई होकर उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये T डिग्री पर आपका वॉल्यूम इस टाइप से आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसको समझ जाएंगे कि 0 डिग्री पर जितना वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उस ओरिजिनल का 1/273 पार्ट इंक्रीज़ हो जाता है 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। और जितने डिग्री सेल्सियस में आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं उतने से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो चार्ल्स लॉ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये आपको यहाँ से नोट करना है। चार्ल्स लॉ कैन बी डिफाइंड एज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सबसे पहली बात है आपको ये याद रखना है कि इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो आगे क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। कितना होगा, बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पर जितना है उसका 1/273 पार्ट उसमें इंक्रीज होगा फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। हर 1 डिग्री पर इतना टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, डिपेंड करता है कि टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। तो ये इसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन है जो आपको नोट कर लेनी है, और ये उसका मैथमेटिकल है कि T डिग्री पर वॉल्यूम जो है वो इतना हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे T/273 ये आ जाएगा। यहाँ पे V0 जो है हमने कॉमन ले लिया है, और इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो ऐसे आ जाएगा यहाँ पर ये 273 इस टाइप से। तो T डिग्री पर वॉल्यूम होगा इतना। तो इससे ये पता चलता है कि कितने डिग्री आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो फाइनली कितना वॉल्यूम हो जाएगा। सपोज आप 10 डिग्री पर निकालना चाहते हैं कि कितना वॉल्यूम होगा, तो जितना 0 डिग्री पर है 273 + 10 कर दीजिए, तो डिवाइडेड बाई 273, तो नेचुरली ये पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। और अगर आप माइनस पे ले जाते हैं टेम्परेचर, सपोज -10 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, मैं सेल्सियस में ही आपको समझा रहा हूँ,
हूँ, तो जितना 0 डिग्री पर है 273 माइनस 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या होगा 273। तो इस तरह से जो भी 0 डिग्री पर होगा नेचुरली ये उससे कम ही आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम उतना इंक्रीज़ होगा, और टेम्परेचर जितना डिक्रीज़ करते जाएंगे क्योंकि यहाँ पे वो पुट होता चला जाएगा तो वॉल्यूम जो है ओवरऑल डिक्रीज़ होता जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ज़रूरी बात नोट करनी है कि अगर हम टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस कर दें, मीन्स कि इतना डिक्रीज़ कर दें, तो आपका जो फाइनली वॉल्यूम कितना हो जाएगा वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो T की जगह पे हमने क्या रखा 273, तो वो -273 है, तो इस टाइप से ये कितना आ जाता है 0। तो इसका मतलब 0 वॉल्यूम आ जाता है। अगर हम -273 डिग्री पर देखते हैं तो गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 आ जाता है, ऐसा इस मैथमेटिकल फार्मूले से पता चला। हालांकि रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाएंगे तो -273 आने से पहले ही गैस क्या होती है, लिक्विफाई हो जाती है। तो यहाँ से ये -273 का कॉन्सेप्ट आया है। तो यहाँ पर कंक्लूज़न यही है कि टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आगे देखते हैं। आगे आपको देखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो अभी जो आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था उसको ग्राफ से समझ सकते हैं इजीली। तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है कि ये T जो है वो सेल्सियस में है, इधर T0 100 200 300। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम इधर प्लॉट किया है, ये 1 2 3 लीटर इस टाइप से है। सपोज गैस का वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली इतना है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप सपोज कर सकते हैं, सपोज 2 लीटर है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वॉल्यूम आपको पता है कि क्या होता जाएगा, ऐसे इंक्रीज़ होता जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम 0 नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी रहती है। और 0 से अगर आप नीचे लेके जाते हैं टेम्परेचर को -100 -200 -300, तो वो क्या होगा, गैस का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 0 से आप -100 ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता कि इतना माइनस में टेम्परेचर किसी लैब में इसको एस्टेब्लिश किया जाए। तो जितना मैक्सिमम हो सकता है वहाँ तक ग्राफ प्लॉट किया जाता है। उसके बाद किसी स्केल से ऐसे इसको ड्रा कर लेते हैं, इसको एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं कि हमने इसको एक्स्ट्रा प्लॉट ऐसे ही कर लिया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन को पीछे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ -300 के आसपास ये बीच में यहाँ पर आके कट करती है। ये जो टेम्परेचर है 273 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ पर ये इस एक्सिस को यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि ये मान लेते हैं कि गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। हालांकि ये -273.15 होता है, तो हमने राउंड करके इसको -273 ले लिया है। तो इस तरह से ग्राफ जो है वो सेल्सियस में इसको प्लॉट कर लिया गया है टेम्परेचर को वॉल्यूम के साथ। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज तो वॉल्यूम भी डिक्रीज। तो डिक्रीज होते होते यहाँ पर गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाएगा। ऐसा रियलिटी में करके नहीं देखा है, क्योंकि गैस तो पहले ही लिक्विफाई हो जाती है, तो लिक्विड के लिए ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह से यहाँ से ये पता चला है कि गैस इज सपोज टू ऑक्यूपाई 0 वॉल्यूम एट -273 डिग्री सेल्सियस। और आपको ये भी नोट कर लेना है कि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है आज तक दुनिया की किसी भी लैब में अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। तो ये सेंटेंस भी आपको लास्ट में लिखना है, दिस टेम्परेचर हैज़ नेवर बीन रियलाइज्ड इन एनी लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड सो फॉर। तो इस तरह से हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम स्टडी करते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये जो ग्राफ से आपने देखा था -273 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, जहाँ पर गैस हमें लगता था कि वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाता है उसका, उसी को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या है ये आपको समझना है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि द लोवेस्ट हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, हाइपोथेटिकल मीन्स कि विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल, जो लोवेस्ट हमें लगता है कि इससे लो हमें कभी सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो टेम्परेचर क्या है, -273 डिग्री सेल्सियस है। तो द लोवेस्ट हाइपोथेटिकल टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस एट विच ए गैस इज सपोज
ऐसा माना जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली करके नहीं देखा है। इज सपोज टू ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, तो आपको लिखना है -273 डिग्री सेल्सियस जो है दिस टेम्परेचर, जो लोवेस्ट हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो। तो एक ये भी क्वेश्चन आता है कि हैज दिस टेम्परेचर बीन रियलाइज्ड इन एनी लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड सो फॉर, तो उसका आंसर आपको लिखना है नो, कि ऐसा ये टेम्परेचर जो है किसी भी लैब में आज तक रियलाइज नहीं किया गया है। ये हमने आपको पहले बता दिया था। तो ये स्केल कैसी बनी है ये आपको नोट करना है कि लॉर्ड केल्विन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसी स्केल को सजेस्ट किया, स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टार्टिंग विद -273 डिग्री सेल्सियस एज इट्स जीरो। तो इसको उन्होंने जीरो मान लिया और आगे जितना भी टेम्परेचर केल्विन में आपको जितना भी टेम्परेचर सेल्सियस में होता है बस उसमें 273 ऐड कर देना है तो वो केल्विन में टेम्परेचर बन जाता है। तो इसको आप यहाँ स्केल से समझ सकते हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। जैसे ये हमने एक सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल बनाई है, तो इस सेल्सियस स्केल में जहाँ पर जीरो है वहाँ पर जीरो में 273 प्लस कर दीजिए तो केल्विन में वो 273 होता है। अगर आप इस सेल्सियस स्केल में -273 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं तो -273 में जब 273 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो -273 डिग्रीज को जीरो केल्विन मान लिया गया है, -273 डिग्री सेल्सियस को जीरो केल्विन मान लिया गया है। तो इसका मतलब है कि जितना भी सेल्सियस में टेम्परेचर है जस्ट उसमें 273 ऐड कर दिए तो आपको केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा। इसी तरह से ये 100 डिग्री सेल्सियस जो है 273 ऐड करके कितना हो जाएगा, 373। तो इस तरह की स्केल को बोलते हैं केल्विन स्केल, या इसको थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो इस स्केल में जो कैपिटल टी जो है केल्विन में जो टेम्परेचर होगा वो जितना भी सेल्सियस में होता है उसमें जस्ट 273 ऐड करना है तो ये केल्विन टेम्परेचर आ जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आप करेंगे तो उसमें टेम्परेचर जो है वो केल्विन में ही आता है। तो इस तरह से ये आपको एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर को समझ लेना है। आगे आपको समझना है चार्ल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब है कि चार्ल्स लॉ को हम केल्विन वाले टेम्परेचर की टर्म में डिफाइन करेंगे। तो पहले वाला तो आपने समझ ही लिया था कि T डिग्री पर जो सेल्सियस में था वॉल्यूम किसी गैस का कितना होता है, जितना 0 डिग्री पर होता है तो T डिग्री पर उसका 1/273 पार्ट इंक्रीज हो जाता है तो T से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें से आपको याद होगा कि ऐसे V0 हमने कॉमन ले लिया था और ये 1 + 2T/273 इस टाइप से आ जाता है T डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर। इसको जब आपने और सिंप्लीफाई किया था तो ये क्या हो गया था 273 + T सेल्सियस में और डिवाइडेड बाई 273। तो यहाँ पर आपको क्या नोट करना है कि ये जो सेल्सियस में टेम्परेचर है इसमें जब 273 ऐड कर देते हैं तो ये केल्विन में टेम्परेचर आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुटिंग 273 + T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कैपिटल T। कैपिटल T जो टेम्परेचर है वो केल्विन में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि VT जो है जो टेम्परेचर वॉल्यूम जो है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना हो जाएगा, कैपिटल T/273। तो 0 डिग्री पर गैस का वॉल्यूम फिक्स ही है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम नोट कर सकते हैं कि VT जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ से हम ये T हटा देते हैं, खाली वॉल्यूम लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये केल्विन वाला टेम्परेचर है, याद रखना है, इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं T कोई कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में y = mx टाइप की इक्वेशन होती है, ये उस टाइप की इक्वेशन बन गई है। तो चार्ल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पहले जो आपने किया था वो सेल्सियस वाले टेम्परेचर से की थी, तो इसमें V को इधर और T को इधर प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से आपको पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन जो है मिल जाती है इस टाइप से। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये भी आपको करनी है। और इस फार्मूले को आपको आगे और भी सिंप्लीफाई करना है तो वो देख लीजिए। यहाँ से V/T जो है वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा।
तो आप इसको कह सकते हैं कि अगर गैस का वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है तो वो कांस्टेंट होगा, और गैस का वॉल्यूम अगर V2 हो जाता है, चेंज करते हैं या टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम हो जाता है तो वो भी आप कह सकते हैं। तो ये V2/T2 भी कांस्टेंट ही होगा, वो कांस्टेंट और ये कांस्टेंट इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला है कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, क्योंकि V और T की रेशियो जो है वो कांस्टेंट होती है। सपोज आप टेम्परेचर डबल कर देते हैं तो वॉल्यूम भी डबल ही हो जाएगा, तो रेशियो तो वही आएगी। तो ये जो है फार्मूला आपको लिखना है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो चार्ल्स लॉ में एट कांस्टेंट प्रेशर जो है बार बार आपको लिखते रहना है और ये बताना है कि कांस्टेंट प्रेशर पर ही एप्लीकेबल है, और ये इसका एक मैथमेटिकल फार्मूलेशन बन गई है। मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर है ये, और इसी को आप न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। तो चार्ल्स लॉ अगर वो पहले वाली डेफिनेशन कुछ बच्चों से नहीं हो पा रही है तो वो ये वाली नोट कर सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए आप लर्न कर लें और ये ग्राफ भी आपको समझ लेना है। आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार्ल्स लॉ में आपने क्या समझा है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, आप उसको चेंज नहीं कर रहे हैं ऊपर से, तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो आप ये समझ गए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है गैस का इंक्रीज होगा। तो इससे डेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देखिए डेंसिटी जो गैस की है वो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से आपको याद रखना है कि डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं तो डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जिस गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। तो ज़्यादा टेम्परेचर मीन्स कि अगर हॉट कोई गैस लेते हैं, हॉट एयर ले लेते हैं सपोज करो, तो उसकी डेंसिटी कम होगी और वो ऑर्डिनरी एयर से हल्की होगी। तो हल्की होने की वजह से ही उस गैस को, हॉट एयर को बैलून्स में फिलअप करने के यूज़ किया जा सकता है। ये बात हमें चार्ल्स लॉ से पता चलती है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ में आपको नोट क्या करना है कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। हीट करने से एयर या कोई गैस जो है वो एक्सपेंड हो जाती है, मीन्स उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज। तो डेंसिटी आपने समझ लिया था कि वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि हॉट एयर जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, हॉट एयर इज़ लाइटर देन द एटमॉस्फेरिक एयर। तो ऑर्डिनरी एयर जो एटमॉस्फेरिक की है उससे वो हल्की हो जाएगी, जिसको हम बैलून्स में फिल करने के काम में ला सकते हैं। तो दस हॉट एयर इज़ फिल्ड इन बैलून्स विच राइज अप फॉर मेटीरियोलॉजिकल। मेटीरियोलॉजिकल का मतलब है कि बैलून ऊपर जाके कोई मौसम का हाल पता करना है या कोई भी ऑब्जर्वेशन लेनी है ऊपर से मेटीरियोलॉजिकल वेदर रिलेटेड, तो उसको लिया जा सकता है, उसमें कोई कैमरा भी फिट किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि वाई हॉट एयर इज़ फिल्ड इन बैलून्स, तो आप कहेंगे कि उसकी डेंसिटी कम है और वो हवा से हल्की है। तो ये एक एप्लीकेशन है चार्ल्स लॉ की जो आपको नोट कर लेनी है। आगे हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ल्स लॉ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसकी स्टेटमेंट ध्यान से समझनी है कि 200 ml ऑफ नाइट्रोजन, कोई भी गैस हो, एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड, मतलब उसका टेम्परेचर कम कर दिया इससे, कूल टू -20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द न्यू वॉल्यूम, तो इस टेम्परेचर पर कितना वॉल्यूम हो जाएगा गैस का वो आपको नोट करना है। फाइंड द न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस एट द सेम प्रेशर। सेम प्रेशर का मतलब है कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। इसी से पता चलता है कि ये चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल है। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, तो आप लिखेंगे कि इसमें चार्ल्स लॉ हमें अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि गिवन क्या है। तो ये वॉल्यूम जो गैस का दे रखा है वो 200 ml है, और टेम्परेचर जो स्टार्टिंग में दिया है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। आपको उसमें 273 ऐड कर देना है, ये 273 ऐड कर देना, तो ये 300 केल्विन आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स में आपको टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है। ये बात जो है बहुत अच्छे से आपको नोट कर लेनी है। और वॉल्यूम जो है फाइनली आपको निकालना है तो वो गिवन नहीं है, और टेम्परेचर जो है T2 जो बाद वाला टेम्परेचर जो है वो -20 है। तो
तो -20 में भी आपको 273 ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 250 केल्विन आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 253 आएगा। तो ये अगर 273 में से आप 20 माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि अप्लाइंग चार्ल्स लॉ, तो फार्मूला है V1/T1 = V2/T2। तो इस फार्मूले से आप न्यूमेरिकल इजीली कर पाएंगे। V1 है 200 और T1 जो है वो 300 है, और V2 आपको फाइंड आउट करना है, और T2 जो है वो 253 है। तो यहाँ से V2 निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। 200 मल्टीप्लाइड बाई 253 और डिवाइडेड बाई 300। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये अप्रोक्सीमेटली 168.66 आ जाएगा, और वॉल्यूम जो है मिलीलीटर में आएगा, क्योंकि ये भी मिलीलीटर में था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल इजीली आप सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है फाइंड द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। तो ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर है वो सेंटीग्रेड में आपको फाइंड आउट करना है। एट विच द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकम्स डबल। तो वॉल्यूम दिया नहीं है, बस ये बताया गया कि वो डबल हो जाएगा। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आपको दिया है। विल बिकम डबल इटसेल्फ, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि ये चार्ल्स लॉ का ही न्यूमेरिकल है, तो आप इसको बड़ा इजीली जो है वो सोल्व कर पाएंगे। वॉल्यूम जो स्टार्टिंग में है वो दिया नहीं है, वो VmL हम सपोज कर लेते हैं, VmL से ऐसे लिखते हैं, और वो क्योंकि डबल हो जाता है, इसका मतलब बाद वाला वॉल्यूम जो है वो पहले का, अगर पहले हमने VmL सपोज किया है तो वो अब 2V हो जाएगा। तो आप x भी ले सकते हैं, फिर यहाँ पर 2x ले लेंगे, ऐसे ही उसका डबल करना है। और टेम्परेचर जो स्टार्टिंग में दिया है वो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आपको उसमें 273 ऐड करना ही है। तो 273 केल्विन जो है वो टेम्परेचर हो जाता है, और टेम्परेचर जो है आपको बाद में जो है वो फाइंड आउट करना है। पहले जो लिख रखा है वो 0 डिग्री है, फाइंड द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, बाद वाला टेम्परेचर आपको निकालना है, लेकिन इससे आपका आंसर सेंटीग्रेड में नहीं आएगा, केल्विन में ही आएगा। बाद में से आप उसमें से 273 माइनस करके वो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हैं, V1/T1 = V2/T2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V1 तो V है, और T1 कितना है 273, और इस तरह से V2 जो है वो कितना है 2V है, और T2 जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप T2 फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, T2 जो है वो इधर ले लीजिए, 2V नीचे V आ जाएगा इंटू 273। तो इस तरह से V से V कैंसिल हो जाएगा, तो 273 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 546 केल्विन आ जाएगा इस टाइप से। तो ये जो टेम्परेचर आया है आपका आंसर ये केल्विन में आया है। अगर आपको टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में चाहिए तो आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, 273 माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करके कितना आएगा, ये 273 का डबल ही तो है, तो इसमें से 273 माइनस करेंगे तो 273 ही आ जाएगा। और अब ये आया है सेल्सियस में, तो जहाँ जैसे भी आपको आंसर पूछा जाए उसी यूनिट्स में आपको आंसर को रिपोर्ट करना है। तो माइनस ये जो 273 माइनस नहीं है, तो 273 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ गया है। तो ऐसे ये न्यूमेरिकल भी आप इजीली कर पाएंगे। आगे एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, ये NCERT बुक से है क्वेश्चन, तो इसका मैं हिंट दे देता हूँ, आपको खुद ही इसको सोल्व करना है। तो लैंग्वेज थोड़ा सा आपको इसकी डिफ़िकल्ट मिलेगी, तो आपको ये यहाँ से नोट कर लेनी है कि एक शिप है, वो जैसे पैसिफिक ओशन में है, वहाँ पर टेम्परेचर इतना है। उसके बाद एक बैलून है जिसमें क्या है कि ये एयर इतनी फिल की है 2 लीटर, 2 लीटर उसका क्या हो गया है, वॉल्यूम हो गया है, उसको आप V1 कह सकते हैं। और व्हाट विल बी द वॉल्यूम, जब वो दूसरी जगह पहुँच जाता है इंडियन ओशन में, तो टेम्परेचर वहाँ पर इतना है। तो टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है कि वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो पहला वॉल्यूम V1 तो 2 लीटर होगा, और V2 जो है आपको फाइंड आउट करना है, जो इतना आएगा 2.018 लीटर। तो ये आपको अपने आप ही सोल्व कर लेना है। और टेम्परेचर T1 और T2 आपको दे रखे हैं, लेकिन ये सेल्सियस में दिए हैं, आपको इनको केल्विन में चेंज करना है। तो NCERT बुक में और भी क्वेश्चन है, और इस तरह से बाकी दूसरी बुक्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो चार्ल्स लॉ के हैं वो आपको करने हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ, इसका चार्ल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और जो पहले बताया था वो एक एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर जो है, ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से स्टडी कर लेने हैं।